हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्निंग विद ब्रेंडा। सो हमने अपनी नई सीरीज जो स्टार्ट करी थी वो क्लास 9th की साइंस की थी, एनसीईआरटी की, जिसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग। और उसके अंदर भी हम 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने अभी तक पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन पढ़ी हमने, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, मैटर की अलग अलग स्टेट के बारे में पढ़ा, उन स्टेट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मैटर क्या है, मैटर किससे बना होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं और उन स्टेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आगे का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की अवस्थाओं में परिवर्तन, यानी कि क्या वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता तो कैसे नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बारे में आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर की स्टेट को चेंज करने में 2 फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा चेंज इन प्रेशर। और इन्हीं के बारे में आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि अगर आप किसी भी स्टेट पर मैटर की उसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं या उसके प्रेशर को चेंज करते हैं तो उस मैटर की स्टेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन शॉर्ट मैं आपको समझा देती हूँ। तो अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हो तो वो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, और किसी भी लिक्विड को अगर आप हीट करते रहोगे तो वो गैसियस स्टेट में बदल जाएगा। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाएंगे और जो लिक्विड है वो गैसेस में बदल जाएंगे। और टेम्परेचर घटाने पर ठीक इसका उल्टा होगा, यानी कि जब भी आप टेम्परेचर को कम करोगे तो गैसेस जो है वो लिक्विड में बदल जाएंगी और लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदल जाएगा। तो ये जो नीचे वाला प्रोसेस है ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इसे हम फ्रीजिंग भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बर्फ़ जमा आता है तो हम पानी को भर के रख देते हैं और फिर उसे ठंडा होने रख देते हैं तो किस में बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग भी कहते हैं। सो आगे इसको समझने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। और ये जो 2 एक्टिविटी हैं ये आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, और आई होप कि इन एक्टिविटीज़ से आपको जो आपका बेसिक है आज की क्लास का वो क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर एक्टिविटी जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। इस एक्टिविटी में आपसे क्या कहा गया है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 150 ग्राम ऑफ आइस लेनी है किसी भी बीकर में, यानी कोई भी एक बीकर लेना है, उसके अंदर आपको 150 ग्राम बर्फ़ भर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक थर्मोमीटर लेना है जो कि कैसा होना चाहिए, लेबोरेटरी थर्मोमीटर होना चाहिए। उसको लेकर आपको किसमें क्या कर देना है, उसे आइस के कांटेक्ट में लाके रख देना है। तो देखिए ये आपका सेटअप है। आपने क्या किया, एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर आपने आइस रख दी है और इस बीकर को आपने बर्नर के ऊपर रख दिया है। अब आपके पास यहाँ पर एक ग्लास स्टीरर है, ग्लास रॉड है इस सॉल्यूशन को स्टीर करने के लिए। साथ में आपने एक थर्मोमीटर को इसमें अटैच कर दिया है, वो भी किसकी हेल्प से, आयरन स्टैंड की हेल्प से। अब आगे देखते हैं इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है। आपको 2 सेटअप लगाने हैं। पहले सेटअप में आपको इस बीकर में आइस लेनी है और दूसरे सेटअप में सेम वो रहेगा, सेम पूरा का पूरा सेटअप रहेगा, बस इसमें आइस की जगह क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, एक बीकर के अंदर हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। उसके बाद उस बीकर को हमने बर्नर पे रख दिया है और यहाँ पर भी हम ग्लास रॉड की हेल्प से उसको स्टीर कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमने टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर को यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो अब आगे देखते हैं कि एक्टिविटी में होगा क्या। एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि अब आपको क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है धीरे धीरे, यानी कि फ्लेम जो है उसको स्टार्ट कर देनी है और हीटिंग होने देनी है। और उसके बाद जब आइस पिघलेगी और जब पानी बॉयल होगा, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है। आप नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर।
अब आपको जब सारी की सारी बर्फ़ पानी में बदल चुकी है तब टेम्परेचर ऑब्ज़र्व करना है। ऐसे आपको सॉलिड, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा सॉलिड से लिक्विड स्टेट पर टेम्परेचर कितना था, कन्वर्जन जब भी हुआ। उसके बाद जब आप वाटर के साथ करेंगे तो भी आपको वही करना है, और जब तक आपका वाटर पूरा का पूरा वेपराइज्ड ना हो जाए तब तक आपको यहाँ पर करते रहना है। तो क्या ऑब्ज़र्व हुआ, ये एक्टिविटी क्या बता रही थी? ये एक्टिविटी ये बता रही थी कि पहले केस में जब आपने फर्स्ट केस के अंदर आइस को लिए, जब आप इसको लो फ्लेम पे गर्म करेंगे तो धीरे 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 आपकी जितनी भी आइस है वो सारी की सारी आइस टेम्परेचर बढ़ाने पर मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइस कौन सी स्टेट थी? सॉलिड स्टेट। वाटर कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट। तो हुआ ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड स्टेट किस में बदल गई? लिक्विड स्टेट में बदल गई। ऐसे ही सेकेंड इसमें केस में हुआ है। यहाँ पर हमने जब स्टार्टिंग में लिया था तो लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर मौजूद था, फिर हमने इसको हीट किया, टेम्परेचर को बढ़ाया और धीरे धीरे जितना भी वाटर था वो वेपर में चेंज हो गया, यानी कि जितनी भी आपकी लिक्विड स्टेट थी वो किस में चेंज होगी? गैसियस स्टेट में चेंज हो गई। आई होप यहाँ पर जो बेसिक था वो आपको समझ में आया कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आइस मेल्ट होकर वाटर में चेंज होगी, यानी कि सॉलिड मेल्ट होकर आपका लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, और लिक्विड बॉयल होके आपका गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। आई होप ये एक्टिविटी आपको क्लियर होगी। सो आपको ये तो पता चल गया कि स्टेट कैसे चेंज हुई, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर स्टेट जो है वो चेंज हुई है, बट इसका रीज़न क्या है, किस रीज़न से स्टेट चेंज हुई, तो उस रीज़न की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं किसी भी सॉलिड के तो उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे बहुत ज़्यादा स्पीड से, और जब उनमें से जो एनर्जी, जब भी आप एनर्जी, आउटर एनर्जी जो भी आप सप्लाई कर रहे हो वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी, यानी कि तोड़ देगी, और पार्टिकल्स को क्या कर देगी? फ्री कर देगी उनके फिक्स्ड पोजीशन से। और पार्टिकल्स एक बार फ्री हो गए तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और मूविंग पार्टिकल तो लिक्विड की पहचान थी ना, तो स्लोली आपकी एक स्टेज आ जाएगी जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगेंगे, और सॉलिड जो होगा वो मेल्ट होके किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। यही चीज़ लिक्विड के साथ होती है। जब आप लिक्विड को बॉयल कर रहे थे, कॉन्टीन्यूस हीट देते जा रहे थे, तो लिक्विड के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे थे, उनको भी कॉन्टीन्यूस हीट की सप्लाई जब मिलती जा रही थी तो वो हीट उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमज़ोर कर दी थी और उन्हें और भी दूर दूर लेके जा रही थी, और लास्ट में एक ऐसी स्टेट आ रही थी जब सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से एकदम फ्रीली मूव करने लगते हैं, और वही स्टेट हमारी क्या कहलाती है? गैसियस स्टेट कहलाती है। सो यहाँ से क्या कम समझ में आया आपको? यहाँ से ओवरऑल आपको ये समझ में आया कि जब भी आप टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, और जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते लगेंगे और जो हीट हम उनको सप्लाई करेंगे वो हीट उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमज़ोर बना देगी। कमज़ोर होते ही वो एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देंगे और मूव करना शुरू कर देंगे, वो भी फ्रीली। और धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब सारा का सारा सॉलिड पिघल कर मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो चुका होगा। और यही सेम थिंग जो होती है वो लिक्विड के साथ होती है, यानी कि जब आप लिक्विड को बॉयल करते हो, उसको गर्म करते हो, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर भी क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, और हमारी कॉन्टीन्यूस एनर्जी सप्लाई के चक्कर में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है? वीक पड़ जाता है, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से और भी दूर दूर हो जाते हैं, इतनी दूर कि वो धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं? गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं। वो भी कब? जब वो कौन सी स्टेट पे पहुंच जाते हैं? अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। आई होप कि यहाँ पर जो रीज़न होगा, इतना जो भी प्रोसेस है आपको समझ में आया होगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आई होप कि यहाँ पर जितना भी ओवरऑल प्रोसेस होगा वो आपको समझ में आया होगा।
अब यहाँ पर इस प्रोसेस में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूजन एक वर्ड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज फ्यूजन। यानी कि जहाँ पर जो हमने पढ़ा कि मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, वही प्रोसेस, यानी कि जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस मेल्टिंग का, जिसके थ्रू सॉलिड स्टेट किस में बदल जाए, लिक्विड स्टेट में बदल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। तो फ्यूजन समझ में आया। फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड स्टेट मेल्ट होकर किस में बदल रही है? लिक्विड स्टेट में बदल रही है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारे मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड बनता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सो वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में बदलता है उसे क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी सॉलिड का, वो ये इंडिकेट करता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। सो ओवरऑल किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट उसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बताता है। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वो हीट जो कि 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए चाहिए होती है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी कि हमने बर्फ़ ली, उसको हमने करवाया, तो उसे मेल्ट करवाने के लिए हमने जो हीट दी, जो हीट एनर्जी हमने उसे सप्लाई करी, सपोज़ हमने 1 kg ऑफ आइस को लिया था, तो उस 1 kg ऑफ आइस को लिक्विड में चेंज कराने के लिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने कितनी हीट एनर्जी उसको दी, उसी हीट एनर्जी को क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। आई रिपीट कि आपने 1 kg ऑफ सॉलिड के लिए जितनी भी हीट अमाउंट प्रोवाइड कराई, उसे लिक्विड में बदलने के लिए, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो भी उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसी को क्या कहा जाता है? उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ योर बॉइलिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, मतलब कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो इसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे वो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जस्ट लाइक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी आपकी वैसी होती है। इसमें आपको क्या करना है? 1 kg लिक्विड को गैशियस स्टेट में चेंज करने के लिए, सॉरी द मिस्टेक से सॉलिड हो गया, गैशियस स्टेट में चेंज करने के लिए, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितनी हीट रिक्वायर होती है, उसी को क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। और ये भी कब होता है? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो आई रिपीट, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, वो भी उसके बॉइलिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितनी हीट की ज़रूरत होती है, उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 273.16 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है जो आपने कई बार सुना भी होगा कि अगर आपने पानी को बॉईल किया है तो उस पानी की ही एनर्जी ज़्यादा होगी या उस पानी से जो भाप निकल रही है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसके आंसर पे ज़रा नज़र मार लेते हैं कि जब भाप बन रहे होते हैं यानी कि जो स्टीम आपकी निकल रही होती है या वाटर वेपर जो भी बनते हैं 373 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। ठीक है, सेम टेम्परेचर पर वाटर से ज़्यादा एनर्जी उसमें होती है। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो स्टीम के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से, उसकी फॉर्म में।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में स्टेम के पार्टिकल यानी भाप के पार्टिकल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। इसकी वजह से जो वाटर वेपर होते हैं या फिर भाप जो होती है उबलते पानी की, वो ज़्यादा जलने वाली सेंसेशन आपको प्रोवाइड कराती है एज़ कम्पेयर टू वाटर बॉइलिंग इन दैट कंटेनर, इन दैट बीकर। नेक्स्ट एक प्रोसेस है जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन बहुत ही आसान सा सिंपल सा प्रोसेस है। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में बदले, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि जो गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी होता है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस। ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड सीधे गैस में बदल रहा है और गैस सीधे सॉलिड में बदल रही है, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। सो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की, यानी अगर आप प्रेशर को चेंज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप गैसेस पे प्रेशर लगाएंगे तो गैस किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी, और लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल अगर हम बात करें तो अगर आप गैसेस के ऊपर प्रेशर लगाएं, वो भी कब, टेम्परेचर को कम करके, तो गैस जो है वो क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी, यानी कि लिक्विड स्टेट में बदल जाएंगी। सो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, पहला प्रेशर लगाना है, दूसरा टेम्परेचर को कम कर देना है। ऐसे करने से आप गैस को किस में बदल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज़, अगर आप किसी भी लिक्विड पर सफिशिएंट प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, सफिशिएंट बोला गया है यहाँ पर, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना प्रेशर लगाते हैं। यानी कि सपोज़ हमें चाहिए प्रेशर 10 पास्कल का और आप 1 पास्कल में सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इंक्रीज करने पर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेशर को लिक्विड जो है वो क्या फॉर्म कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म कर सकते हैं। एंड सेम उल्टा होता है कि अगर हम उसको सफिशिएंटली डिक्रीज़ कर दें तो लिक्विड को किस में बदला जा सकता है, गैस में बदला जा सकता है। और लास्ट, अगर आप प्रेशर को सॉलिड पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड जो है कंप्रेसिबल नहीं होते, उनकी कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। अब जब हम यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ के बारे में भी जान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक वर्ड आपने सुना होगा, तो इसका मतलब क्या होता है। तो वो प्रेशर जो एयर या जो एटमॉस्फेयर हम पे लगाता है उसी को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अब आपको तो पता ही, आप यहाँ रह रहे हो तो आपके ऊपर बहुत सारी गैसेज हैं, तो जितनी भी गैसेज आपके ऊपर हैं उनके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब आपके ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं, और उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 1 atm होता है। ये 1 atm की डेफिनेशन है कि सी लेवल से पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसी को 1 atm कहा जाता है, और इसी को हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। और इस 1 atm की वैल्यू 1.01 × 10⁵ पास्कल होती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक बार ओवरऑल प्रोसेस पे इस डायग्राम के थ्रू नज़र मार लेते हैं, तो ये आपको स्टेट ऑफ मैटर के बीच में होने वाली चेंजेस को एक्सप्लेन करता है। इसमें क्या बताया गया है कि आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू, फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। फ्यूजन हमने पढ़ा था, क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड का मेल्ट होकर किस में बदल जाना, लिक्विड में बदल जाना, यही क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। तो सॉलिड को किस में बदला जा सकता है, लिक्विड में, टेम्परेचर बढ़ाकर फ्यूजन के प्रोसेस से। और लिक्विड को किस में बदला जा सकता है, गैसेस में, टेम्परेचर बढ़ाकर वेपराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। और गैसेस को सॉलिड में बदला जा सकता है डायरेक्टली, वो भी कौन से प्रोसेस से, सब्लिमेशन से। अब वाइस वर्सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रोसेस था, अभी हम इसका अपोजिट देख रहे हैं, तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू। गैस को लिक्विड में बदला जा सकता है कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर को बढ़ा दो।
और लिक्विड को सॉलिड में बदला जा सकता है सॉलिडिफिकेशन पे लिक्विड को सफिशिएंट अमाउंट में प्रेशर देकर। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि जब भी आप सॉलिड को हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बदल नहीं जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे। पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे तो उनको और हीट एनर्जी मिलने पर वो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ने लगेगा और एक लेवल ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा और पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे अपनी फिक्स्ड पोजीशन से और मूव करना स्टार्ट कर लेंगे और स्लोली धीरे धीरे सॉलिड मेल्ट होकर फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू लिक्विड में बदल जाएगा। ऐसी लिक्विड के साथ होता है, जब आप लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनके पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और उनको इतनी एनर्जी मिलती है कि हम एनर्जी सप्लाई करते हैं एक्सटर्नल, तो उस एनर्जी सप्लाई से उनकी ओवरऑल एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है और उनके पार्टिकल्स भी फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं और स्लोली लिक्विड बॉयल होकर वेपराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू वेपर में कन्वर्ट होकर कौन सी स्टेट में पहुंच जाता है, गैसेज स्टेट में पहुंच जाता है। गैसेज आपकी डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू। सब्लिमेशन का प्रोसेस ही यही कहता है कि गैस आपकी डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, और सॉलिड आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है गैस में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, गैसेस को आप लिक्विड में बदल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को ज़्यादा करना पड़ेगा। जब आप प्रेशर को ज़्यादा करते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर कम करने पर पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी और वो उनकी जो मूव करने की टेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी, वो इधर उधर भागेंगी नहीं। और फिर जब हम उनको पर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाने की वजह से इधर उधर जितने भी पार्टिकल्स फैले हुए थे वो सारे के सारे पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे। और जब गैसेस के पार्टिकल पास में आ जाते हैं, इतनी पास कि वो गैसियस स्टेट को छोड़ दें, तो वो किस में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। सेम ऐसा ही लिक्विड के साथ होगा। यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर कम करना है और प्रेशर को इतना इंक्रीज़ कर देना है जो कि सफिशिएंट हो। लिक्विड के पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी और कम होने के बाद वो भी मूव करना बंद कर देंगे और जब आप इन्हें कंप्रेस करोगे तो सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे और धीरे धीरे फ्रीज होकर वो किस में बदल जाएंगे, सॉलिड में बदल जाएंगे। तो आई होप आपको मैटर की स्टेट का जो कन्वर्जन है वो आज की क्लास में क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।